लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि ये भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक शिक्षा एवं परिवार लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गर्म दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा, अब म्यांमार स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल लीग की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। हालांकि उसकी मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज्य हेतु लड़ाई के प्रति थी, वे उसके खिलाफ थे। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। राजद्रोह के आरोप लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र खेसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता में धारा 124A ब्रिटिश सरकार ने 1824 में जोड़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153 जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है, ये विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है, तो यह भी अपराध होगा। मांडले में कारावास ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने किताबों की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगवा दी थी जिसमें राजनीतिक गतिविधियां हो। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक पत्र से प्राप्त हुई। लोकमान्य तिलक ने यूं तो अनेक पुस्तकें लिखीं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी लिखी हुई पुस्तकें इस प्रकार है: द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष। ऑल इंडिया होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। इसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी, जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट, जो आयरलैंड से भारत आई हुई थी, उन्होंने वहां पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था। उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। मृत्यु सन 1919 ई में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल
विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही अगस्त 1920 को बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। इस तरह के बायोग्राफी सुनने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।